15 महीने की सरकार आई थी, तो सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। अतिथि थे, अतिथि हैं, और मैं मानता हूं कि जो कार्य शिवराज सिंह जी ने किया है, जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपके आशीर्वाद से सदैव अतिथि ही रहेंगे। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों ही इशारों में कमलनाथ और दिग्विजय पर हमला बोला है। कमलनाथ और दिग्विजय के ग्वालियर दौरे पर सिंधिया ने उनको आड़े हाथ लिया। जाहिर है कि 2023 चुनावी साल है, ऐसे में अब जंग भी आमने सामने वाली होगी। बीजेपी भी सिंधिया के जरिए कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, और जिस अंदाज में सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय को नमूना और अतिथि बताया, उससे तय है कि आने वाले समय में यह तल्खी और भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, सिंधिया का ये आक्रामक अंदाज कई बार मंचों से दिख चुका है। जो समय 4 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, याद है कि नहीं? बिजली नहीं मिलती थी, और जब बिजली 4 घंटे मिलती भी थी, एक ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिनको मैं कहता हूं तजुर्बे के मुख्यमंत्री थे, तो ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव को संभव करने का कार्य राष्ट्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों मिलकर कराया है। मेरे भाई और बहनों, 2018 के चुनाव में चंबल संभाग की 34 सीटों में से 27 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जिसने कांग्रेस के 15 साल के वनवास को खत्म किया था। लेकिन उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे और अब सिंधिया बीजेपी में है। ऐसे में सिंधिया बीजेपी के लिए ऐसे ट्रम्प कार्ड होंगे जो चंबल संभाग में भी बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करने के लिहाज से अहम होंगे। हालांकि ग्वालियर में आम सभा कर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, वहीं सिंधिया के अतिथि वाले बयान पर भी कमलनाथ ने पलटवार किया। कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना, कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना। 1980 में माधव मोती की जोड़ी की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़े थे, और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में शिव ज्योति एक्सप्रेस कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने को तैयार दिख रही है। यानी कांग्रेस को घेरने एक तरफ सिंधिया होंगे तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज। वहीं जिस तरह से सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय पर हमला बोला है, वो इसके संकेत भी है कि कांग्रेस को विधानसभा में शिव ज्योति की जोड़ी से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या सिंधिया बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? सवाल नंबर 2, विधानसभा चुनाव में क्या शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ती दिखेगी? सवाल नंबर 3, क्या कमलनाथ ने शिव ज्योति की जोड़ी से टक्कर लेने का प्लान बना लिया है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शिव ज्योति एक्सप्रेस। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे नेता हैं जिनको क्राउड पुलर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह बेहिचक कहा जा सकता है। उनमें एक अपील है जो मास अपील है, जैसी शिवराज जी के लिए हमेशा कही जाती है बात। और दूसरा उनका जो स्टाइल है, देखिए मंच का राजनेता एक मुख्तलिफ राजनेता होता है। सबसे पहली उसकी खासियत होती है कि वो बोलने में माहिर हो। अटल जी को आप याद कीजिए, इंदिरा जी ज़रूर एक अपवाद हैं, जो इंदिरा गांधी जी की अगर हम बात करें कि वो कोई बहुत लच्छेदार भाषा या बहुत वक्तृत्व कला की एक अद्भुत राजनेता के तौर पर उनको भले ही नहीं याद किया गया हो, लेकिन लोगों की भावनाओं को समझकर मंच पर बोलना उन्हें बखूबी आता था। और यही वजह है कि वो ग्रामीण भारत और शहरी भारत दोनों के आकांक्षाओं की प्रतीक लंबे समय तक बनी रही। 2014 में नरेंद्र मोदी जी का जब उदय हुआ केंद्र की राजनीति में, तो वो भी एक ऐसे राजनेता के तौर पर सामने आए जिन्होंने कम्युनिकेशन के कुछ अलग तरीके भी निकाले, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो युवाओं से संवाद हो, परीक्षा का तनाव कम करना हो। ये बताता है कि आपका वक्तृत्व कला में, यानी बोलने की स्पीच में आपका माहिर होना कितना मैटर करता है राजनीति में। शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे राजनेता हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी वक्तृत्व कला के धनी राजनेता के तौर पर नहीं देखे गए, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे और लोगों की भावनाओं को समझकर
बखूबी वो मंचीय राजनीति को साधते रहे। लेकिन सिंधिया और शिवराज जी ये मंच पर जब आते हैं तो शिवराज जी का जहां अंदाज होता है, काय जोर से नहीं बोल रहे, भूख लगी आई का, इतना उन्होंने कहा नहीं कि लोगों का जोश अलग दिखता है। और सिंधिया जी का स्टाइल आपने देखा ही, हाथ मोड़े, माइक्रोफोन उधर किया, बोलो है कि नहीं, ये जो खास अंदाज है ये एक राजनेता को एक अलग पिक्चर देता है। 2018 में ये एसेट थे कांग्रेस के और 2023-24 में ये एसेट होंगे, हो सकते हैं बीजेपी के लिए। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उनके साथ हैं उनके गृहनगर के पुराने मित्र भी, उनके अनुज भी, फिरोज सिद्दीकी साहब, नमस्कार, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं। क्योंकि स्टूडियो के पहले जब हम बातें करते हैं तो वो एक अलग मंजर होता है, ये एक अलग धर्मशास्त्र है, वो एक अलग धर्मशास्त्र है। उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर, बहुत स्वागत उनका भी। मनोज, पहले तो हम समझना चाहेंगे कि सिंधिया जी का आना, ट्रम्प कार्ड जैसी बात हमने पैकेज में भी की कि सिंधिया आएंगे तो एक अपील लाएंगे, सिंधिया अपना ख़ास एक ऑरा रखते हैं। तो बीजेपी के पास दो नेता हैं। अगर हम 2018 में देखें तो तीनों नेताओं में सिंधिया जी का एक अलग ऑरा था। कमलनाथ जी एक मैनेजरियल स्किल के माहिर राजनेता हैं, दिग्विजय सिंह जी रूठने मनाने की राजनीति के माहिर राजनेता हैं, वो एक अलग त्रिमूर्ति थी। कैसे देखते हैं आप बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले सिंधिया को? जी देखिए, निश्चित रूप से सिंधिया ट्रम्प कार्ड तो साबित होंगे ही। उसकी वजह भी है कि अब मध्य प्रदेश में करीब 52% युवा है और भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों है। एक अनुभव है मध्य प्रदेश का लंबा 18 साल का, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, जो जनता को सीधा अपील करते हैं, जन नेता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा सिंधिया है। शरद जी, 2018 में नारा ही वो दिया गया था, माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। अब ना महाराज को माफ़ करना, ना ही शिवराज को। शिवराज और महाराज साथ साथ है। जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से अपील करेंगे दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो इसको ट्रम्प कार्ड के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से सिंधिया ने अपने आप को बदला है, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी या संघ की तरफ ढाला है। आपको ये भी लगता है कि जिस तरह से पहली बार हमने इतना हार्श बोलते हुए सिंधिया जी को सुना है, हालांकि फिर भी उन्होंने कोई ऐसा देखने वालों को जरूर लगा होगा, लेकिन नमूना शब्द भी मैं उनकी डिक्शनरी में इसके पहले मैंने नहीं सुना कि ये कांग्रेस के नेता, हालांकि बड़ी शालीनता से उन्होंने बोला, फिर अतिथि पर वो आ गए, बड़ा डिग्निफाइड शब्द यूज़ किया, लेकिन नमूना शब्द बताता है कि उनके वार अब और तेज होंगे शायद आगे जाके। देखिए, आगे चलकर जो दिखाई देना है वो कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य होंगे, क्योंकि आप यदि कमलनाथ जी किसी मंच पर होंगे, वो सबसे पहला अटैक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही करेंगे, जैसा अभी ग्वालियर में भी दिखाई दिया। या ज्योतिरादित्य सिंधिया किसको अटैक करेंगे? दिग्विजय सिंह जी को करेंगे, कमलनाथ जी को करेंगे। अब शिवराज जी के पास आपको पहुंचना है तो निश्चित रूप से एक अलग तरह की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही। जो आपने कहा कि जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो ये भी एक रणनीतिक तौर पर है। जैसा भारतीय जनता पार्टी की बातों से जानकारी भी मिलती है, सूत्रों के हवाले से भी ऐसी जानकारी मिलती है कि बीजेपी आने वाले दिनों में दोनों ही नेताओं का भरपूर इस्तेमाल करने वाले। एक वो नेता होंगे जो युवाओं को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, एक वो नेता होंगे जो जन नेता के रूप में, चाहे वो बहन हो, भाई हो, भांजे हो, मामा हो। लेकिन निश्चित रूप से कमलनाथ जी भी कोई कम लीडर नहीं है, वो अलग तरह के लीडर हैं। वो भी आजकल जन नेता के रूप में जाने जा रहे हैं, क्योंकि जहां भी हम अपने कार्यक्रम के दौरान जाते हैं, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन राहुल गांधी को भी नहीं भूलना है, जो करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद लौटे हैं। और निश्चित तौर पर ये वो राहुल गांधी नहीं है, ऐसा वो भी कहते रहे हैं। मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ, वो राहुल गांधी तो समाप्त हो गया, अब ये एक डिफरेंट राहुल गांधी है। तो क्या 2023 के लिए रणनीति बनती है और राहुल गांधी किस तरह से जवाब देने की कोशिश करेंगे? फिरोज सिद्दीकी साहब, किस तरह आप देखते हैं? जैसा मनोज जी ने कहा कि कमलनाथ जी भी एक बहुत सीजन प्लेयर हैं, कांग्रेस के पास भी नेताओं की कमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सिंधिया जी का जो एक ऑरा रहा है, जिसका फ़ायदा जब तक वो कांग्रेस में रहे कांग्रेस को मिलता रहा है, अब नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे ये तो आप ही जाने, लेकिन किस तरह देखते हैं इस समीकरण को? देखिए, मैं सिंधिया जी को जहाँ तक देखता हूँ तो उनके जाने से हमको ग्वालियर चंबल संभाग में मजबूती ही मिली है। आप देखिए कि हम 9 सीटें जीते उपचुनाव में, 7 हम जीते ग्वालियर चंबल संभाग से।
2 सीटें हमारी ऐसी रह गई जो कुछ मतलब 200-400-500 से हार गए हम, कुछ हमारी कमियों से वो किधर भी जा सकती थी। ग्वालियर और मुरैना में नगर निगम में कभी हमारा महापौर ही नहीं रहा और हम तो वहाँ पार्षद बनाने को तरस जाते थे। वो दोनों सीटें हम जीत गए और बहुत आराम से जीते। कभी सिंधिया जी के रहते कांग्रेस ने क्या हासिल किया आप बताइए? गुना के अलावा हम ग्वालियर चंबल में कब से हम ग्वालियर सीट नहीं जीते। राम सेवक सिंह गुर्जर जी जीते थे एक बार, उसके बाद हम कभी नहीं जीते। मुरैना तो हम कभी जीते ही नहीं, हमको याद ही नहीं है कि हम कब से मुरैना, मैंने तो अपने जब से राजनीति में हूँ मैंने नहीं देखा। तो सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस में जो ये उठापटक होती थी, जो उनकी एक आदत है कि सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो सही, अगर सिंधिया जी नहीं होते पिछली बार भी तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती। इन्होंने हमारी 30-35 सीटें बिगाड़ दी सिर्फ अपने टिकट दिलाने के लिए कि ये टिकट मेरा, वो टिकट मेरा, ये टिकट मेरा। और हम तो शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जो आप हमारा बैगेज ले गए हैं वहाँ, तो आप देखिए कि वो आपको उस बैगेज में कितना मजा आएगा। मैं आपको विजयवर्गीय जी आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, श्योपुर क्रमांक 1 है, श्योपुर से विधानसभा, हम नरसिंहगढ़ तक आ जाएंगे, आपकी सीटें जो हैं आपको ग्वालियर चंबल में ढूंढने पड़ जाएंगी और आपको सीटें नहीं मिलेंगी वहाँ। ये आप तय मानिए, क्लीन स्वीप लेके आएंगे हम वहाँ से ग्वालियर चंबल संभाग से, क्योंकि सिंधिया जी का जो अपना काम करने का तरीका है उससे वो आ तो गए, उनका ग्लैमरस चेहरा जरूर है लोगों के सामने, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं, चलिए वो जितने आज कैडर उनका जितना परेशान है सिंधिया जी की वजह से, सिंधिया जी की वजह के लोगों की वजह से, आप देखिएगा कि उसका क्या मजा आता है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी समेट दी उन्होंने। अगर आप शिवपुरी का जिला पंचायत अध्यक्ष बात करो तो कौन बना? जो महेंद्र सिंह यादव थे, उनकी बेटी मैं लौटता हूँ, पहले दीपक जी से जवाब लूँ। डॉक्टर साहब, ये तो ऐसा बता रहे हैं जैसे कि सिंधिया जी के आने से इनको फायदा ही फायदा है। खैर ये कांग्रेस का नजरिया है, आप किस तरह से देखते हैं और क्या जवाब है फिरोज सिद्दीकी साहब का? ये तो इतना कांग्रेस इतना आत्मविश्वास से भरी है, क्या वजह है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कह रहे हैं ग्वालियर से लेकर नरसिंहपुर तक सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सही मायनों में आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि फिरोज जी का गलती नहीं है, गलती तो इनके जो शीर्ष नेता हैं दिग्विजय सिंह जी से वहाँ से शुरू होती है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, दशकों दशक रहे हैं, लेकिन ग्वालियर अंचल संभाग में उनकी छोटी सी रियासत होने के बावजूद कभी गुना जिले में भी वो पूरी तरह से राजनीतिक फैसले नहीं ले पाए। तो कांग्रेस में रहते हुए आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और वो बढ़ चढ़कर दावे करते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। तो उन्हीं बातों को कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता भी कहने की कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सही स्थिति ग्वालियर चंबल संभाग में क्या है, मैं समझता हूँ 60-70 साल का राजनीतिक इतिहास जो देख सकते हैं वो समझ पाएंगे। जब सारे देश में कांग्रेस का परचम घूमता था, उस समय 1952, 1957, 62, 67 के चुनाव में भी सिंधिया के बगैर, सिंधिया राज परिवार के बगैर कांग्रेस पार्टी कहीं कोई हैसियत नहीं होती थी। और इसीलिए खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने कोशिश करके सिंधिया परिवार को कांग्रेस के नज़दीक लाने की कोशिश की थी। हालांकि कांग्रेस की जिस तरह की कार्यप्रणाली है और अपमानित करने की राजनीति है, तो राजमाता जी वहाँ ज़्यादा रह नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। तो 57 और 62-57 में कांग्रेस की जो हैसियत थी, उससे भी बुरी हैसियत कांग्रेस पार्टी की ग्वालियर चंबल संभाग में होने वाली है, क्योंकि अब इनके पास जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है और इंदिरा गांधी भी नहीं है। मनोज जी, जो बात डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय कह रहे हैं उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं, और जो बात फिरोज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। इनकी कसौटी तो 2023 में जनता का मन ही होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद होगा और हमें नतीजे के तौर पे मिलेगा, तब हम कह पाएंगे। लेकिन अगर ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ जाएं तो ये सही बात है कि विजयराजे सिंधिया जी कांग्रेस से छिटकी, कुछ बातें खटकी, संबित सरकार, तमाम चीज़ें याद आती हैं, और फिर जनसंघ से उनका जुड़ाव और भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य के तौर पर उनका इतिहास, और कहीं ना कहीं बीजेपी सिंधिया जी को एक मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हुए भी, और उसके पहले उनके पिता माधवराव जी को मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हुए भी, एक भावनात्मक तत्व भी महसूस करती थी कि ये मूल रूप से तो राजमाता जी से जुड़े हुए उसी वंश परंपरा के व्यक्तित्व हैं और इनसे हमारा लगाव भी है। तो जो बात कांग्रेस आरोप लगाती है कि बहुत घुलना मिलना कितना कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता का सिंधिया जी से, इस पर आपकी राय चाहूँगा।
देखिए, जैसा मैंने कहा कि सिंधिया जी ने अपने आप को बदला है, और निश्चित रूप से वो तो हमेशा कहते हैं कि दादी का जिक्र करते, राजमाता जी का जिक्र करते हैं, और राजमाता के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, उसके बाद से बीजेपी ने भी उस क्षेत्र में भले उतना अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला, कई बार बहुत अच्छा भी देखने को मिला, खासकर शिवपुरी, गुना, ग्वालियर या चंबल मुरैना की हम बात करें, लेकिन 2018 को हम याद करते हैं शरद जी, तो फिर वो समझ आता है कि कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल कितना होगा, क्योंकि करीब करीब 27 सीटें मिली कांग्रेस को, और अब वो 27 सीटें जब उपचुनाव हुए तो वो 9 सीटों में तब्दील हो गई, तो नुकसान तो हुआ, एक ऐसा चेहरा आपके पास से चला गया। और अब भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे का इस्तेमाल करने यदि जा रही है तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की बात भी यदि हम करें तो कांग्रेस, फिरोज जी की एक बात में बहुत अच्छी बात सुनाई दे रही थी, कहीं उन्होंने कहा कि श्योपुर का जिक्र किया, मतलब आप देखिए जीरो जो माइक्रो मैनेजमेंट है कांग्रेस का, वो उस पर काम करे। यदि फिरोज जी ने कहा है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान ये समझ पाया कि कांग्रेस भी हर एक सीट को, हर एक बूथ को कमलनाथ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी सिंधिया पर भी नजर है, और जयवर्धन सिंह को वहां पर लगा रखा है, तो युवा के लिए युवा को लगा रखा, तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी उन चीज़ों को समझ रही। पर बहुत अलग तरह का ये इलेक्शन होने वाला है, 18 से अलग होगा 23 में शिवराज और महाराज साथ रहने वाले हैं, और कमलनाथ अपने तरह से अपनी तैयारियों के साथ लगे हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बार एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का, तथाकथित कमजोरियों का कह लीजिए, तथाकथित खामियों का, खूबियों का कह लीजिए, उसका बहुत गहरी मैपिंग करके चल रही है। कमलनाथ जी को ये मालूम है कि इनकी क्या ताकत है, और बीजेपी भी माइक्रो पे जा रही, क्योंकि कोई मुगालता अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 2018 सामने है, फिर 2020 के बाई इलेक्शन सामने है। अगर 2018 में कांग्रेस का सीना चौड़ा हुआ कि हमने सरकार बनाई, 15 साल का सूखा तोड़ा, तो 20 में बीजेपी का सीना चौड़ा हुआ। लेकिन दोनों जानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, और फिर निकाय चुनाव ने इनका भ्रम भी तोड़ दिया। इनका भ्रम भी तोड़ दिया। निकाय चुनाव के नतीजे, पंचायत चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसा डरते कि गुरु अगली गेंद पे कहीं छक्को न मार दे, प्लेयर है तो दमदार गुरु, ऐसे नहीं कह सकते यार अपन। जी फिरोज जी, देखिए ऐसा है कि आप हमारी कांग्रेस पार्टी की कैपेबिलिटी देखिए, कितना भारी साबोटेज हुआ हमारी पार्टी में, हमारे 27 विधायक चले गए, एक लीडर चला गया, हमारी सरकार गिर गई, सब कुछ तो हमारा टूटा। और 27 की 27 विधानसभा क्षेत्रों में आप ये देखिए कि आमने सामने कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चुनाव हुआ, यानी हमारा वोट तो टूट के वो लीडर ले जा ही रहा था, और बीजेपी का वोट वो प्लस कर रहा था, प्लस वो उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था जो वर्तमान में सत्ता में थी। तो भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो क्लीन स्वीप में आई। कांग्रेस ने फिर भी बहुत ताकत लगाई और हम आए। हमने उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने नहीं दिया। आप लगातार देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड था 2003 से 2018 तक की, वो सिंगल बल्लेबाजी करती थी, और जो भी वो करते थे वो कर ले जाते थे। लेकिन इस बार ये स्थितियां नहीं है। तो ये, और एक चीज़ जो सबसे अच्छी बात है कि कमलनाथ जी की एक छवि जो है उन्होंने अपनी निर्मित की है। आप कहीं भी गांव में जाइए, लोग एक बात कहते हैं कि दादा की सरकार बहुत अच्छी थी। गांव वाले उनको दादा कहते हैं, नाम नहीं लेते उनका। दादा की सरकार बहुत अच्छी थी, 100 रुपये में हमारी बिजली दी। कोई कहता है कि उन्होंने हमारी बुजुर्ग महिलाएं आ जाती हैं, कहती हैं 600 रुपये हमें दी। लोग बताते हैं गौशाला बनी, किसान बता देते हैं कई सारे कि ऐसे कैसे कह रहा हो हमारा कर्जा माफ़ नहीं हुआ हमारा कर्जा माफ़। तो ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी की सरकार ने काम नहीं किया। और आप एक चीज़ देखिए, महाकाल लोक का उद्घाटन किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कमलनाथ जी की देन। आप देखिए नया मध्य प्रदेश भवन बना, वो कमलनाथ जी की देन। अभी मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, वो कमलनाथ जी की देन, इंदौर भोपाल की। आप और भी चीज़ें देखिए कि अभी जो है कमलनाथ जी कितनी गौशालाएं छोड़ गए अपने पीछे, एक काम को जो छोड़ गए मैप बना के, वो भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आसान नहीं है। अभी इनको विकास यात्रा में इनको पूरा विकास और निकास दोनों सामने दिख जाएगा। और डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, अच्छी बात है कि कांग्रेस भी अपनी सरकार की उपलब्धियों के मसले उठाने लगी है, भले ही आप उसको तथाकथित उपलब्धियां कहें। दोनों पार्टियां एक दूसरे की उपलब्धियों को अपने चश्मे से देखती हैं, जो उनका अधिकार है। आप कैसे काउंटर करते हैं इन चीज़ों का? ये बात बिल्कुल सही है कि 2018 का चुनाव एक डिफरेंट चुनाव था और आपको उस चुनाव में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद बहुत पानी बह चुका है कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और राजनीतिक प्रेक्षक अभी भी मान रहे हैं कि मुकाबला तो बड़ा तगड़ा है।
देखिए, ऐसा है कि जब 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उसमें 2-3 बातें जो उन्होंने, एक तो कर्ज माफ़ी के संबंध में जनता के बीच कही थी कि 10 दिन में कर्ज माफ़ी कर दी जाएगी। ये लोग 15 महीने रहे लेकिन कर्ज माफ़ी जैसी कोई चीज़ नहीं हुई। दावा ये करते हैं, विधानसभा कुछ जिक्र करते हैं, लेकिन वो कर्ज माफ़ी का जो आकार है वो इतना कम है कि वो उसको सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते हैं। और कोई एक मध्य प्रदेश का कोई एक गांव नहीं कह सकता कि उनके किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है। 50,000 गाँवों की बात कर रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक गांव के लोग कहते हैं कि साहब हमारा कर्जा माफ़ हो गया। तो ये झूठी बातें कांग्रेस पार्टी के नेता ना करें। अब कांग्रेस चूंकि राजनीति में है तो स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्वतंत्र है, भाषण देने के लिए स्वतंत्र है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन जब कोई नागरिक उसको स्वीकार करेगा कि हाँ भैया ऐसा हमने देखा था, तब उसका कोई मायने है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को लूट और झूठ की सरकार मानती है, क्योंकि उस समय के मंत्रियों के बयान देख लीजिए। सज्जन सिंह वर्मा उस सरकार के बारे में खुद क्या कह रहे थे, उमंग सिंगार खुद क्या कह रहे थे, और अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह जी, वो उस समय क्या कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि ये तमाम नेता, इनके तमाम नेताओं के अखबारों में छपे हुए हैं, आपके यहाँ भी क्लिपिंग चली होगी कि ये सारे नेता कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में शराब माफिया हावी हो रहा है, अवैध शराब की बिक्री के लिए कांग्रेस के गुटों के बीच संघर्ष हो रहा है, रेत के अवैध खनन के लिए संघर्ष हो रहा है। तो 15 महीने केवल लूट झूठ अवैध खनन इन बातों के लिए जाने जाते हैं। और मैं समझता हूं अपना कार्यकाल क्यों नहीं बताते? मैं समझता हूं कि आप हमको हमारी 15 महीने की उपलब्धियां गिना दी मैंने, आप अपने 19 साल का उपलब्धियां सारी बातों का जनता के बीच अच्छी तरह से पॉजिटिव राजनीति कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए। मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि करप्शन जो है, क्या मुद्दा एक बड़ा बीजेपी इस इलेक्शन में लेकर जाएगी? क्योंकि यही आरोप कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर है और बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर है कि आपकी सरकार में जम के भ्रष्टाचार हुआ, और दोनों ही सरकारों को लेकर उनके नेताओं ने भी भ्रष्टाचार के आरोप अपनी ही पार्टी पर लगाए हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये खुलेआम भी कहा है और ढके छुपे शब्दों में भी कि हमारी जब सरकार थी तो ये लेन देन तथाकथित ये भारी पड़ा, और बीजेपी की सरकार के समय भी इसी तरह के आरोप हैं। कुछ तो रिसेंटली ही आए हुए ऐसे बयान हैं जो अपनी ही सरकार को थोड़ा सा कटघरे में ले जाते हैं। जी दीपक जी। नहीं, मेरा इस मामले में इतना ही कहना है कि कोई बात कहे, हम जो भी कह रहे हैं हम अपनी अंतरात्मा में झांक के कह रहे हैं। कांग्रेस भी अपने दावे जो भी कर रही है अपने तरीके से कह सकती है, लेकिन इन सारी बातों का आकलन जनता को ही करना है कि सच क्या है, झूठ क्या है। जनता दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे चलती रही, विकास के रास्ते पर, उसको फिर से जनता का समर्थन मिलेगा। फिरोज, बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी पार्टी एक कर ले। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मधुशाला गौशाला की बात करते, बिल्कुल हमारी पार्टी एक है। कहीं हमारे किसी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हम उसमें कोई विवाद नहीं है। उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक कर ले। नरोत्तम मिश्रा जी की बात कुछ और है। आप विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, विधायक कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। बहुत समय नहीं है। 2 दिन पहले अरुण यादव जी ने कहा है, जीतू पटवारी जी ने कहा है हमारे सर्वमान्य नेता है कमलनाथ जी। नेता नहीं है, हमारे सर्वमान्य नेता है कमलनाथ जी है। और 5 साल जैसे कार्यकाल होगा, कमलनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा 2-3 महीने में। ये इन नेताओं ने कहा है। और दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि हाँ, सर्वमान्य नेता है हमारे कमलनाथ जी। तो ज्यादातर कांग्रेस के नेता संतोष जता चुके हैं। आज अजय सिंह भी कुछ कहे हैं, मुझे लग रहा है कि यही बस कांग्रेस के भीतर थोड़ी अजय सिंह जी ने ये कहा है कि कांग्रेस में ये परंपरा है कि चुनाव हो जाने के बाद और अगर सरकार बनाने लायक बहुमत है तो उसके बाद ही तय होता है कि पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये उनका आज का कथन है। और उसके पहले जब उन्होंने कहा कि कोई भी कैसे कहे कि मैं ही भावी मुख्यमंत्री हूँ, जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि भावी विधायक होने जा रहा हूँ, मैं तमगा अपने साथ लगा सकता हूँ। ये अजय सिंह जी का खास बघेली स्टाइल है जो अपना के इस तरह से बोलत हैं। तो चला बोलतन चलन। अब बाकी तो जनता तय करहिन कि कौन जीते कौन हारे, ये तो इंतजार करें हम सब मिलजुल के 2023 के लिए। चलिए, बड़ा आनंद आया इस चर्चा में, बड़ी शालीनता से बातचीत हुई। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी साहब। डॉक्टर दीपक जी के साथ आज बहुत आनंद आया। एक अपने आप में वो परंपरा और बीजेपी के एक बड़े मूर्ति मंत्र प्रतीक हैं, बड़ा अच्छा लगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राजभवन को नोटिस। नमस्कार।